एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कमिश्नर हैं वहां पर हल्द्वानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और जो इस पूरे बुलडोजर का या इंक्रोचमेंट का या पूरा जो शुरुआत हुआ इस पूरे प्रोसेस को, वो ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने ये सारी घटनाएं अंजाम दी। दो उनकी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। पोस्टिंग होने के बाद नॉर्मली ये होता है कि वो चार्जेस ट्रांसफर्स होते हैं, उसके बाद चार्जेस देने का लेने का 2-3 दिन का काम होता है। लेकिन कोई भी ऑफिसर जो ऑलरेडी जिसका ट्रांसफर हो चुका हो, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देता। तो इससे पहली बात रही। दूसरी बात ये कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना सील कर दिया है, और उस सीलिंग के वह समय पर जितने लोकल लोग थे, प्रोमिनेंट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम क्लर्जी यानी कि जो उलेमा और मौलवी थे, वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, और उन सब की सहमति से वहां पर सील लगाई गई थी। सील लगने के बाद उसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, पोजीशन में आ गई। जब गवर्नमेंट के पोजीशन में आ गई और सामने वाली जो पार्टी थी, जो क्लेमेंट था, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको 14 का डेट दिया, तो सिर्फ 4 दिन पहले इवनिंग के वक्त, नॉर्मली इस तरह की जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो दिन के वक्त करी जाती हैं, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन का ट्रबल आए तो उसको दिन में ही कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन शाम के समय 4 बजे इस तरह का बुलडोजर लेकर जाना, और वो भी उस ऑफिसर का लेकर जाना जो ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, उसने ये कार्रवाई करी। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहां पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है, और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाईकोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? लोगों की तो पार्टियां बढ़ेंगी या घटेंगी, सवाल यह है कि हमारा वजूद बचेगा या नहीं बचेगा। जिस कौम की इबादत गाहें तोड़ दी जाएं और वो रोता रहे और चुप रहे, उसमें हिम्मत ना हो बोलने की, उस कौम को अगर आप जिंदा कौम कहते हैं तो आप गलतफहमी में, आप खोए हुए हैं। सीने को तो देखा होता हमने कितनी कुर्बानियां दी। आज तुम मेरे नाम पर इलेक्शन लड़ते हो और मेरे नाम पे हुकूमत चलाते हो, और पॉलिटिकल पार्टियां अपने वजूद के लिए जिंदा हैं, तो फिर हम क्यों हिस्सा लें? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर लड़ने को तैयार नहीं हैं, तो वादा करिए कि यूपी में कम से कम मुसलमान हिस्सा न ले इलेक्शन में। एक इलेक्शन लड़के दिखा दीजिए, फिर लड़ाई रोजी रोटी पे होगी, हम मुस्लिमों के नाम नहीं होगी। कुछ लोग कहेंगे कि अरे आपने इलेक्शन से हिंसा कर लिया तो बीजेपी आ जाएगी। अरे इलेक्शन में वोट डालकर तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है? सुबह से शाम तक सिर्फ यही तो साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब इबादत गाहों को भी छीनोगे, हमारी कब्रों को भी उखाड़ोगे, हमारी खानकाहों को भी लूटोगे। अभी तो पत्थर चलते हैं, अगर ये बुजुर्ग सब हट गए तो पत्थर नहीं चलेंगे। जान लो तुम लोग, हम हिफाजत कर रहे हैं तुम्हारी। अभी हम खुद गालियां खा रहे हैं अपनी कौम से। जब हम हट जाएंगे तो फिर निजाम क्या बनेगा, इसका तसव्वुर तो कर लेना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। ऐसा समाज है जहां अदलिया और इंतजामिया एक होकर फैसले करती है। हम तुमने तो ये जाना था कि जो जज है उस जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ होगा। ये मुंसिफ कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा चलता है, फैसले से पहले पूजा शुरू हो जाती है, मंदिर बन जाता है।
अदालतों को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि ये मुल्क मेरे जिंदगी में बर्बाद हो जाए, आने वाले 60 दिनों में मेरे अजीजों फैसला करो। घर छोड़ दो, घरों के बाहर निकलो, जितना भी कर सकते हो, 100 वोट, 10 वोट, 1 वोट भी अगर कम कर सकते हो, और उन लोगों को जो अपनी 1 और 2 सीट के लिए पाला बदलने को तैयार हैं, उनको सबक सिखा दो। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, और खास तौर से मैं प्रशांत भूषण जी का मैं यहाँ